Hello, learners. I, Ria Khanna, welcome you once again to our channel that is Lex Leuven. आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ दैट इज लेक्चर नंबर 3 अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो ट्राइब्यूनल्स अंडर द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ सीरीज. I am Ria Khanna and I have pursued my bachelor's and master's in laws from Punjab University, Chandigarh. And मेरे lecture के जो PDF notes हैं, they'll be made available on my Telegram handle. You can also join my channel for further updates. So without wasting any time, let's begin with our topic. The birth of modern international criminal justice. न्यूरेमबर्ग से पहले क्या सीन था? ठीक है. तो इंटरनेशनल लॉ जो है 1945 से पहले बहुत ज्यादा स्टेट सेंटर्ड अप्रोच रखता था. ठीक है. और कोई भी मैकेनिज्म नहीं था इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए. जो हेग कन्वेंशन थी, जो जेनेवा कन्वेंशंस थी, वो वॉर के कंडक्ट को तो रेगुलेट करती थी, पर उसमें किसी भी तरीके का एनफोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड नहीं था. ठीक है. पर जब वर्ल्ड वॉर टू की एट्रॉसिटीज हुई जैसे हॉलोकास्ट, एग्रेसिव वॉर्स, सिस्टमैटिक वॉर क्राइम्स, उसने डिमांड बढ़ा दी. इट क्रिएटेड एन अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए, उन ऑफेंसेस के लिए, उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए और अकॉर्डिंगली उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए, उन्हें पनिश किया जाए. ठीक है. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द लीडर्स एंड द जनरल्स वुड बी held personally responsible फॉर द क्राइम्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ. कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कोई भी पर्सन है, चाहे आपकी कंट्री का लीडर ही क्यों ना हो, चाहे आपकी कंट्री का हेड ही क्यों ना हो, चाहे आपकी कंट्री का कोई ऑफिशियल ही क्यों ना हो, अगर वो किसी भी ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व है जो कि एक इंटरनेशनल क्राइम है, तो उस पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जाएगा. ठीक है. एंड इसका हम बोल सकते हैं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो लीडर्स थे, जो जर्नलिस्ट, दे वर नॉट जस्ट द स्टेट्स, दे वुड बी हेल्ड पर्सनली अकाउंटेबल फॉर द क्राइम्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ. सो लीप्जिग ट्रायल्स जो हुए 1921 में, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, they attempted to prosecute the German nationals under the Treaty of Versailles, but it resulted in few trials, light sentences, and was widely perceived as a failure. वन ऑफ द ट्रायल्स हुए थे उस टाइम पे लीप्जिग ट्रायल्स करके वर्ल्ड वॉर वन के बाद. ठीक है. उन्होंने प्रोसिक्यूट किया कई जर्मन नेशनल्स को. ठीक है. पर क्या हुआ, उसमें ट्रायल्स किए जाते थे, बहुत ज्यादा कम ट्रायल्स हुए थे. ठीक है. देयर वर वेरी फ्यू ट्रायल्स टेकन और ज्यादातर जो ऑफेंडर्स थे दे वर जस्ट यू नो उन्हें छोड़ दिया गया और लाइट सेंटेंसेस दिए जाते थे, कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं की जाती थी. एंड इट वाज वाइडली परसीव्ड एज अ फेलियर. तो वो इतना कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ जो लीप्जिग ट्रायल्स हुए थे 1921 में. दीज वर द फर्स्ट ट्रायल्स जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुए थे. ठीक है. जिन्होंने की जर्मन नेशनल्स को ट्राई किया था, प्रोसिक्यूट किया था. दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सल्स. राइट. फिर प्रीसिडेंट्स बिफोर न्यूरेमबर्ग. अब ठीक है, सबसे पहले ट्रायल लीप्जिग ट्रायल्स हुए. अब उसके बाद क्या हुआ, न्यूरेमबर्ग के आने से पहले और उन ट्रायल्स के बाद क्या हुआ? जो लीप्जिग ट्रायल्स थे 1921 में हुए वर्ल्ड वॉर वन के बाद, एंड इट वाज अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एट प्रोसिक्यूटिंग द वॉर क्राइम. सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया था कि जो वॉर क्राइम्स हैं, जो रूल्स ऑफ वॉर हैं, उन्हें ब्रेक करने के लिए, उन्हें वायलेट करने के लिए जो जो भी पर्सन लाइबल हैं, उन्हें ट्राई किया जाए, उन्हें पनिश किया जाए. ठीक है. लीप्जिग ट्रायल्स में उन पर्सन्स को प्रोसिक्यूट किया जाना था और ट्राई किया जाना था जिन्होंने की वॉर क्राइम्स कमिट किए थे. ठीक है. और जर्मनी ने अग्री किया इसके लिए अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेस. जर्मनी ने अग्री किया कि ठीक है, चाहे हमारे कंट्री के खुद के नेशनल्स हैं, हम इनको ट्राई करेंगे. पर व्हाट वाज द रिजल्ट? उन्हें बहुत कम प्रोसिक्यूशंस हुई, बहुत कम लोगों को इसके लिए अकाउंटेबल होल्ड किया गया, और अगर किया भी गया तो उन्हें बहुत ही कम पनिशमेंट दी गई, कम सेंटेंसेस दिए गए. और लास्ट में ये माना गया कि ये जो पूरा के पूरा ट्रायल था, लीप्जिग ट्रायल्स, इट वाज अ फेलियर. राइट, इट वाज अ फेलियर. उसके बाद आए Commission on the Responsibility of Authors of War. So there was a commission constituted on the responsibility of the authors of war कि जो लोग वॉर कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हु वर होल्डिंग दोज वॉर्स, उस पे एक कमीशन बना 1919 में. और उन्होंने रेकमेंड किया कि एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बनाई जाए. ठीक है.
एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बनाई जाए उन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उन लोगों के ट्राई करने के लिए, उन लोगों को पनिश करने के लिए। ठीक है। लेकिन इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी कि ट्राइब्यूनल बनानी चाहिए हमें, एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, इसको अपोज किया पॉलिटिकली ऑपोजिशन फ्रॉम यूएस एंड जापान। और यूएस जापान जैसी कंट्रीज ने इसे अपोज किया कि नहीं, ऐसा कोई भी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम इस तरह बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू से पहले और वर्ल्ड वॉर टू के बाद एज सच कोई भी मैकेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं हुआ जो कि इंटरनेशनल क्राइम्स को इफेक्टिवली प्रोसिक्यूट कर सके। ठीक है। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना जिससे कि इंटरनेशनल क्राइम्स को इफेक्टिवली प्रोसिक्यूट किया जा सके वर्ल्ड वॉर टू के पहले और वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ठीक है। सो देर वॉज अ गैप बिटवीन वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, जिसके बीच में देर वॉज नो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। ठीक है। फिर the vacuum of accountability contributed to the impunity that enabled the later atrocities। और यही कारण था कि एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बहुत सारी एट्रॉसिटीज हुई इन बिटवीन। जिस टाइम पीरियड में कोई भी ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश नहीं हुई, उस टाइम पे बहुत सारी एट्रॉसिटीज हुई। ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि न्यूरेमबर्ग ही क्यों, वाई वॉज न्यूरेमबर्ग, एंड इसे हम रेवोल्यूशनरी कैसे मानते हैं। जो इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट था वो पहली बार न्यूरेमबर्ग ट्रायल के दौरान ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले भी डिस्कस किया है। इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, पर इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जिन्होंने की ऑफेंसेस किए हैं। इंटरनेशनल प्लेन पर स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। अब स्टेट एक पर्टिकुलर स्टेट का ए पर्सन है, बी सी डी, इन पर्सन्स ने ऑफेंसेस कमिट किए हैं। ठीक है। और इन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ना कि स्टेट को। ठीक है। सेकेंडली, इन्होंने जो न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल थी, इसने तीन तरह के क्राइम्स को रिकग्नाइज किया। ठीक है। वन वाज क्राइम अगेंस्ट पीस, सेकेंड वाज वॉर क्राइम्स, एंड एंड द थर्ड वन वाज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसने इन तीन तरह के क्राइम्स को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है। क्राइम अगेंस्ट पीस में आता था जैसे एग्रेसिव वॉर को प्लान करना, एग्रेसिव वॉर को वेज करना। ठीक है। वॉर क्राइम्स में आता था आपने वॉर के एक पर्टिकुलर लॉज को, पर्टिकुलर कस्टम्स को वायलेट किया है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आता था दैट यू हैव कमिटेड सिस्टमैटिक एट्रोसिटीज अगेंस्ट द सिविलियंस। राइट। सो इस तरीके के ऑफेंसेस आते थे इन तीनों के अंडर। ठीक है। तो इन्होंने एक प्रीसिडेंट सेट किया। न्यूरेमबर्ग ट्रायल जो सबसे पहला ट्राइब्यूनल हुआ, उसने एक प्रीसिडेंट सेट किया फेयर ट्रायल के लिए। ठीक है। कि दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, दे वुड बी ट्राइड ऑन द इंटरनेशनल प्लेन रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर पोजिशन दे आर होल्डिंग। दे वुड बी इंडिविजुअली liable, they would be individually responsible for the offenses that they have committed, right, in an international setting। सो ये बोला जा सकता है कि जो वॉर है, इट इज नाउ नो लॉन्गर अ सोवरन्स गेम, बट द लीडर्स कैन बी जज्ड बाय ह्यूमैनिटी। सो इट वाज नॉट दैट कि यू आर द वन हु इज होल्डिंग द वॉर एंड आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर उन वॉर के दौरान कोई एट्रोसिटीज भी होती हैं। लेकिन आपको अगर उन वॉर्स को कंडक्ट करना भी है तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ द अदर्स who are surviving in that particular place. Right. So let's read it. Why Nuremberg was revolutionary? For the first time in history, individuals were criminally accountable under international law, regardless of their position as the head of the state or military commanders. Secondly, Nuremberg codified three core international crimes. There were crime against peace, war crimes, and crime against humanity. Thirdly, it established fair trial standards in international setting. That means आपको ट्राई जरूर किया जा रहा है, वी आर होल्डिंग यू लाइबल फॉर committing those offenses, but at the same time being a perpetrator we are giving you the right to counsel। मतलब उस टाइम पे अगर perpetrators हैं तो उन perpetrators को भी एक फेयर ट्रायल दिया जा रहा है। ठीक है। उनकी ह्यूमन राइट्स को
अपहेल्ड किया जा रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डिफेंस एविडेंस एंड डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म ऑफ द विक्टर्स जस्टिस। हम आगे पढ़ेंगे विक्टर्स जस्टिस क्या होता है। सो दैट वाज सम ऑफ द रीजंस कि क्यों न्यूरेमबर्ग जो था, इट वाज वन ऑफ द लैंडमार्क्स इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, राइट। अब कुछ की प्रिंसिपल्स आते हैं, इससे कुछ प्रिंसिपल्स निकले न्यूरेमबर्ग जो सबसे पहली ट्रायल्स हुए हमारे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच, वो थे न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। अब न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में कुछ प्रिंसिपल्स अपहेल्ड किए गए। सबसे पहला प्रिंसिपल था यहाँ पे नल्लम क्रुमन सिने लेगे। नल्लम क्रुमन सिने लेगे था कि देयर हैज टू बी नो क्राइम विदाउट लॉ। ठीक है। इसने रेट्रोएक्टिविटी को चैलेंज किया कि आप अ, किसी पर्सन पे ज्यादा पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, या उस पर्सन को इफ द लॉ डजंट से सो तो आप उस पर्सन को एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंडली, सुपीरियर के ऑर्डर्स। ठीक है। यू आर जस्ट फॉलोइंग द सुपीरियर ऑर्डर्स, वॉट नॉट, इट वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सक्यूज। इसका मतलब है कि आप सिर्फ ये शील्ड नहीं ले सकते कि आपके सुपीरियर्स के ऑर्डर के अंडर आपने वो काम किया और आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, ऐसा नहीं था। ठीक है। सो सेकेंडली, सुपीरियर ऑर्डर्स का प्रिंसिपल अपहोल्ड हुआ। थर्ड वॉज द कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर एक्टिंग अंडर द पर्सन हु was कमांडिंग यू and who is knowingly commanding you, or he very well knows that you have to be punished for those offenses, but he is uh, encouraging you in order to commit those crimes. This is under command responsibility. You are, you know, committing those offenses under his command. फोर्थ वॉज यूनिवर्सल रिकग्निशन। मतलब कुछ क्राइम्स ऐसे थे जिसे कि जस्ट कोजेंस माना गया, कुछ ऐसे क्राइम्स थे जिन्हें कि यूनिवर्सली बाइंडिंग माना गया, कि इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे आपकी कंट्री ने उसे रेटिफाई किया है नहीं किया है, पर इन ऑफेंसेस को करना, इन ऑफेंसेस को ना करना सभी पे लीगली बाइंडिंग था। ठीक है। सो यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं व्हाट वर द what were the key principles that emerged as a result of the Nuremberg trials. Number one was nullum crimen sine lege. Second principle was the superior orders. Third was the command responsibility, right? And fourth was universal, universal recognition, right? ठीक है। सो अब नेक्स्ट चीज इसमें, लेट्स रीड इट। No immunity for the head of the state or the government officials. The tribunal rejected the defense of acting in an official capacity. Okay, so this was the very first principle, official capacity. Second was the order of the superiors is not an absolute defense. You are following the orders does not automatically excuse you from the criminal conduct, though it may mitigate punishment. आपकी punishment को जरूर घटा सकता है, पर आपको criminally liable hold करेगा वो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो आपने किया है, चाहे अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स के अंडर ही क्यों नहीं किया। थर्ड प्रिंसिपल वाज यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन ओवर जस्ट कोजेंस क्राइम। जस्ट कोजेंस मतलब ऐसे क्राइम्स जिन्हें कि जो कि एक नॉर्म की तरह एस्टेब्लिश हो गए हैं, जो सब पे यूनिवर्सली बाइंडिंग है। ठीक है। Then certain acts are so egregious that they offend all the humanity and can be prosecuted anywhere. Fourth principle upheld was individual criminal responsibility, that international law can directly impose the duty and liability on the individuals, not just the states. Okay. So next comes the dual legacy of Nuremberg. So सबसे पहली चीज थी कि जो न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल थी, इसमें एक लीगल इनोवेशन की गई। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में एक लीगल इनोवेशन की गई। कैसे? इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है। इसमें लीगल इनोवेशन कैसे की गई? उन्होंने इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश की। ठीक है।
इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश की इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए, और सोवरेन इम्यूनिटी को रिजेक्ट किया कि आप हेड ऑफ द स्टेट होगे, आप ऑफिशियल्स होगे, पर अगर आपने वो ऑफेंस किया तो आप इक्वली लाइबल भी होल्ड किए जाओगे। ठीक है, सुपीरियर ऑर्डर्स को एब्सोल्यूट डिफेंसेस ना मान के इसे रिजेक्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो ये नया लीगल इनोवेशन हुआ कि पहले जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स को बिल्कुल इम्यूनिटी होती थी, बीइंग अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या आप कमांडर हो, कोई भी ऑर्डर कर रहे हो तो आपको कोई भी, यू आर इम्यून फ्रॉम बीइंग पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड। पर लीगल इनोवेशन क्या हुई कि इस चीज को उन्होंने रिजेक्ट किया। सेकेंड कंसेप्ट वॉज विक्टर्स जस्टिस। सेकेंड कंसेप्ट वॉज विक्टर्स जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि ना सिर्फ एक्सेस पावर्स वर ट्राइड, allied violations were unexamined, कि सिर्फ जो वीक स्टेट्स हैं, ठीक है, जो वीक स्टेट्स हैं सिर्फ उन्हीं का ट्रायल हो रहा था। ठीक है, जो एलाइड वायलेशंस थे उन्हें कोई भी नहीं पूछ रहा था। जो पावरफुल स्टेट्स थी, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन कंट्रीज को, इन्होंने जो वायलेशंस किए उन पे किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। सो द क्वेश्चन ऑफ रेट्रोएक्टिविटी एंड सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन अंडरमाइन द परसीव्ड इम्पार्शियलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया कि आप अगर हमें पुराने पिछले किए हुए ऑफेंसेस के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं ये उस पर अप्लाई करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप हमें रेट्रोएक्टिवली ट्राई कर ही नहीं सकते हो जो ऑफेंसेस हमने पहले किए हैं। ठीक है, सेकेंडली आपने सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन किए हैं। वीक स्टेट्स को तो आपने पकड़ लिया, ठीक है, इनके और इनके जो लीडर्स थे उनको तो आपने पकड़ लिया, पर जो पावरफुल स्टेट्स थी उन्होंने जो अट्रॉसिटीज की हैं, उनके लीडर्स ने जो ऑफेंसेस किए हैं, उन्हें तो यू आर जस्ट इग्नोरिंग देम। ठीक है, सो इसे एक इम्पार्शियल इम्पार्शियल भी कंसीव किया जा रहा था। ठीक है, थर्ड वॉज enduring लेगेसी। क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी जो न्यूरेमबर्ग था, it fundamentally altered our international law and it has set precedents for the later tribunals। और इसने एक बेडरॉक एस्टेब्लिश की, इसने एक नींव बनाई, इसने एक नींव बनाई, पेविंग स्टोन बनाया, किसके लिए? हमारे फर्दर आने वाली इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया के लिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए। ठीक है, सो स्टिल जो न्यूरमबर्ग और टोक्यो है उन्होंने इन तीनों ट्राइब्यूनल्स के लिए एक बेडरॉक जरूर एस्टेब्लिश की। और न्यूरमबर्ग जजमेंट में देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट कोट जो बोलता था कि जो क्राइम है अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, दे आर कमिटेड बाय मेन, not by abstract entities, and only by punishing the individuals they can the provisions of international law be enforced। ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड कर रहे थे। ठीक है, कि सिर्फ स्टेट्स पे नहीं एनफोर्स होगी, उन पे होगी जो कि एक्चुअली इन ऑफेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इस तरह से जो न्यूरेमबर्ग की ड्यूअल लेगेसी है वो देखी जा सकती है। राइट, then coming on to the establishment of the Nuremberg Tribunal, Nuremberg IMT, International Military Tribunal, London Charter, and the Allied Powers. इससे पहले I would like to discuss certain few things with you. Uh, इसका क्रिएशन कैसे हुआ? देखो, जब अलाइड पावर्स वो रिजॉल्व नहीं कर पाई कि सॉरी, जो अलाइड पावर्स थी दे हैव डिसाइडेड, दे हैव रिजॉल्व की, अब जो लीप्जिग फेलियर हुआ था, जो अलाइड पावर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो लीप्जिग फेलियर था वो हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम सिलेक्टिवली जो है वो ट्रायल्स नहीं करेंगे। जैसे हमने पनिशमेंट कम दी, हमने उन पर्सन्स को, सभी जो ऑफेंडर्स उनको पनिश नहीं कर पाए, उन्होंने डिसाइड किया कि लीप्जिग फेलियर में जो हमसे गलतियां हो चुकी हैं वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। आई थिंक यू शुड jot it down number wise. Number one was Leipzig failure. Allied powers decided not to repeat. Secondly, 1943 में आया मॉस्को डिक्लेरेशन, मॉस्को डिक्लेरेशन ऑन एट्रोसिटीज। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो परपेट्रेटर्स थे,
इसे बोला गया जो परपेट्रेटर्स हैं दे हैव टू बी रिटर्न टू द सीन ऑफ क्राइम फॉर ट्रायल, कि जो जितने भी परपेट्रेटर्स थे, जितने भी दोज हु वर ऑफेंडर्स, उन सभी को जो क्राइम सीन से है, आप पता करो कौन कौन पर्सन्स थे जिन्होंने ऑर्डर्स दिए, रिस्पॉन्सिबल थे, और उन पर्सन्स का सिस्टमैटिकली ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। तीसरा चीज आई 1945, 2 साल बाद देयर वाज अ याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई। याल्टा कॉन्फ्रेंस में देयर वर थ्री पीपल, वन वाज रोजवेल्ट, वन वाज चर्चिल एंड वन वाज स्टालिन। ठीक है। इन तीनों लीडर्स ने एक अग्रीमेंट किया कि हम एक जॉइंट ट्राइब्यूनल बनाएंगे, हम एक जॉइंट ट्राइब्यूनल बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है द नेक्स्ट थिंग दैट केम वाज फाइनली द लंदन चार्टर ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल। उसके बाद आया ये लंदन चार्टर, और ये लंदन चार्टर एक लैंडमार्क चार्टर था जिसने कि 8 अगस्त 1945 को 8 अगस्त 1945 को एस्टेब्लिश किया न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल। इसने एस्टेब्लिश किया न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल। ठीक है। और इसने बहुत सारे क्राइम्स को डिफाइन किया। ठीक है। उनकी ज्यूरिस्डिक्शन बताई। ठीक है। फिर आ जाओ कि लंदन चार्टर जो था वो ड्राफ्ट किस तरह से हुआ। देखो ये जो था ये एक सीक्वेंस था कि अलाइड पावर्स ने डिसाइड किया कि हम लीप्जिग फेलियर नहीं होने देंगे। 1943 में मॉस्को डिक्लेरेशन ऑफ एट्रोसिटीज आया, 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद लंदन चार्टर आ गया 1945 8 अगस्त को। उसके बाद क्या हुआ कि लंदन चार्टर, अब हम देखेंगे ड्राफ्ट कैसे हुआ। जो लंदन चार्टर था इसे जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड किया, बनाया, ड्राफ्ट कराया। ठीक है। अब इसमें जो मेन प्रोसिक्यूटर थे जिनका की रोल था इसे ड्राफ्ट करने में, उनका नाम था रॉबर्ट जैक्सन। रॉबर्ट जैक्सन, जस्टिस रॉबर्ट जैक्सन। ठीक है। ही प्रोसिक्यूटेड, उन्होंने इस चार्टर के बनाने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। पर इस चार्टर के बनने में कौन कौन से चैलेंजेस आए। ठीक है। इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आए। सबसे पहला था कि यूएसएसआर जो था वो चाहता था कि पॉलिटिकल ट्रायल्स हो, कि जिन कंट्रीज से उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिन कंट्रीज जो कंट्रीज उनको पॉलिटिकली अफेक्ट कर रही हैं, उन कंट्रीज पे सबसे पहले ट्रायल स्टार्ट किया जाए। सेकेंडली, जो यूएस और यूके था वो चाहता था कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक है। फेयर ट्रायल प्रोसीजर होना चाहिए। तीसरा, जो फ्रांस था वो चाहता था कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को भी एक इंटरनेशनल क्राइम रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें। ठीक है। सो फाइनली जो चार्टर था वो एक कॉम्प्रोमाइज था। ठीक है। जिसकी ज्यादा से थी उसकी ज्यादा बात मानी गई। ठीक है। तो फाइनली जो बना, न्यूरेमबर्ग चार्टर बना, वो एक जो लंदन चार्टर बना जिससे न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश हुई, इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग चार्टर। ठीक है। अब फिर आती है बात कि इनकी ज्यूरिस्डिक्शन कैसे बनी, कि ये जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स होंगे, ये जो ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश की जाएंगी, ये ज्यूरिस्डिक्शन कैसे एक्सरसाइज करेंगी। तो ये जो लंदन चार्टर का सेक्शन, सॉरी, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 ऑफ द लंदन चार्टर, इसने क्राइम को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कौन कौन से क्राइम से हम डील करेंगे, कौन कौन से ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे। नंबर वन, क्राइम अगेंस्ट पीस को। सेकेंडली, वॉर क्राइम्स को। और थर्ड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को। क्राइम अगेंस्ट पीस में अगेन प्लानिंग, प्रिपरेशन, इनिशिएशन ऑफ वॉर। वॉर क्राइम्स में आ जाएगा मर्डर, इल ट्रीटमेंट, डिपोटेशन ऑफ सिविलियंस, जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर है उसका अब्यूज करना, एंड डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द वॉर, ये सारी चीजें वॉर क्राइम्स के अंदर आएंगी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर क्या आएगा, मर्डर, एक्सटर्मिनेशन, एनस्लेवमेंट, या डिपोर्ट कर दिया, परसिक्यूट कर दिया। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ या पॉलिटिकल, रेशियल या किसी रिलीजियस ग्रुप के हो। तो ये सारी जो चीजें थी ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट पीस के आती थी, अंडर आती थी। ठीक है। अब इसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन थी ट्राइब्यूनल की, वो मेनली किन पे थी। इट वॉज ओवर द नाजी लीडर्स। किसके अगेंस्ट थी, नाजी लीडर्स के अगेंस्ट थी, जिन्होंने अपनी ट्रांसेंडेंटल बाउंड्रीज से बाहर जाके क्राइम या ऑफेंसेस कमिट किए। ठीक है। बट
इसमें there was no defense of being the head of the state. हेड ऑफ द स्टेट की इम्यूनिटी भी नहीं थी इसमें कि चाहे आप कहीं के भी लीडर हो पर अगर आपने ऑफेंस किया आपको लायबल होल्ड किया जाएगा, और ये नो डिफेंस वाला पॉइंट आया आर्टिकल 7 ऑफ द लंदन चार्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से जो जुरिस्डिक्शन थी हमारी न्यूरेमबर्ग ट्रायल की, न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल की, वो स्टेब्लिश की गई। अब आता है कि कंपोजिशन कैसे हुई। कंपोजिशन कैसे हुई, हाउ डिड इट कंपोज्ड, व्हाट द न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल कैसे मतलब कंपोज हुई। सबसे पहले था इसमें जर्बी जजेस जजेस एंड द प्रोसिक्यूटर्स फ्रॉम द फोर पावर्स, judges and prosecutors from the four powers, that was US, UK, USSR and France। ठीक है, फोर पावर्स की जजेस और प्रोसिक्यूटर्स। सेकेंडली कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, इट वाज एस्टेब्लिश एट न्यूरेमबर्ग। ठीक है, जहाँ पे इट वाज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ नाजी रैलीज, लार्जली इंटैक्ट आफ्टर द वॉर दैट रिमेन्ड, राइट। और तीसरा, इसमें 22 मेजर थे नाजी डिफेंडेंट्स इसमें। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें बहुत से पर्सन्स थे, जैसे देयर वाज हर्मैन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, जोचिम वॉन रिबेंट्रॉप, विल्हेम कीटल, एल्बर्ट स्पीयर, हैंस फ्रांक, राइट। सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे जो मेजर नाजी डिफेंडेंट्स थे उन्हें इसमें प्रोसिक्यूट किया गया। ठीक है, फिर आता है चार्जेस और इंडिक्टमेंट कैसे लगी। ठीक है, इन पे चार्जेस और इंडिक्टमेंट कैसे हुई। ठीक है, चार्जेस और इंडिक्टमेंट कैसे हुई, इन पे इंडिक्टमेंट्स मतलब फॉर्मल एक्यूजेशंस जो थे वो कब लगे, 18 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसमें देयर वर 4 काउंट्स, मतलब 4 ऑफेंसेस के लिए इंडिक्टमेंट्स लगी। दैट वाज कॉन्स्पाइरेसी टू कमिट क्राइम अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट पीस के रिगार्डिंग कॉन्स्पाइरेसी कर रहे हो अगर आप। दूसरा, अगर क्राइम अगेंस्ट पीस किया है। सेकेंडली, थर्डली वॉर क्राइम्स किए हैं, या फोर्थली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इन 4 ऑफेंसेस को इसमें ट्राई किया जा रहा था, और ये इंडिक्टमेंट्स 18 अक्टूबर 1945 को लगी थी। ठीक है, फिर आता है डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स। अब इसमें इन्होंने कौन कौन सी डिफेंसेस लिए जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए। इसमें इन्होंने एक तो लिया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, मतलब रेट्रोएक्टिविटी नहीं हो सकती, बैक डेट से आप हमें किसी भी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, सेकेंड चीज जो थी इसमें था यू ऑल्सो का प्रिंसिपल। यू ऑल्सो का मतलब क्या है कि आपने भी तो वो ऑफेंस कमिट किया है। दैट मीन्स जो अलाइड पावर्स थी दे हैव आल्सो कमिटेड द सिमिलर एक्ट्स, राइट। जैसे ड्रेसडेन की बॉम्बिंग, सोवियत कैटन मासकर, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द डिफेंसेस कि आपने भी तो ये अलाइड पावर्स की जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी तो ये कमिट किया है, सो व्हाई आर यू नॉट प्रोसिक्यूट, यू आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड। फर्स्ट वाज एक्स पोस्ट फैक्टो, सेकंड वाज यू आल्सो, एंड थर्ड वाज स्टेट सोवरेनिटी। स्टेट सोवरेनिटी का मतलब है कि जो लीडर्स हैं दे वर एक्टिंग एज द एजेंट, जो लीडर्स थे दे वर एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द स्टेट, तो हमें तो प्रोसिक्यूट किया ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो जो ट्राइब्यूनल थी न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल, उन्होंने इन सभी डिफेंसेस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और उन्होंने बोला कि आप सभी लोग जो हो यू आर इंडिविजुअली क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग दोज ऑफेंसेस। ठीक है, आप इन तीनों में से किसी भी तरह का डिफेंस नहीं ले सकते हो फॉर द एट्रोसिटीज दैट यू हैव कमिटेड, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल है इनकी एस्टेब्लिशमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसे एस्टेब्लिश क्यों किया गया। ठीक है, एस्टेब्लिश हो गई है, हाउ वुड इट बेनिफिट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नंबर वन, ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल थी जो कि एक बाइंडिंग अथॉरिटी थी, मतलब इसके डिसीजंस जो थे वो बाइंडिंग थे। किसके, न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल के डिसीजंस बाइंडिंग थे। सेकेंडली, इससे इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का
बर्थ हुआ. For the first time, the offenses were punished on an international plane. And thirdly, it aimed not just at the punishment, but creating historical record of Nazi atrocities. बल्कि एक historical record create किया इन्होंने जो नाजी atrocities से उन्हें punishment तक लेकर जाता था. ठीक है. So, इसमें एक देयर वाज अ जस्टिस जैक्सन जो कि ये भी होल्ड करते हैं कि द wrongs we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that the civilization cannot tolerate their being ignored. कि ये इनका they are of such a nature, they are of such a character कि इन offenses को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. ये हमारी सिविलाइजेशन को इस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं दैट इन नो वे कैन दे बी इग्नोर्ड. राइट. अब आता है कि न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल जो थी, हाउ डिड इट कंपोज, इसकी इंडिक्टमेंट और इसकी ट्रायल प्रोसेस क्या रही. ठीक है. अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, न्यूरेमबर्ग आईएमटी की कैसे स्टेब्लिश हुई. आईएमटी मीन्स इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल. सो इसकी कंपोजिशन कैसे हुई. इसमें 4 एलाइड पावर्स थी. ठीक है. 4 एलाइड पावर्स थी जिनके जजेस और प्रोसिक्यूटर्स थे जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. ठीक है. दैट वाज यूएसए, यूके, यूएसएसआर एंड फ्रांस. ठीक है. जस्टिस रॉबर्ट जैक्सन एंड जस्टिस फ्रांसिस बिटल ये यूएस के थे. एंड यूके के देयर वाज सर हार्टली शॉक्रस, जॉफ्री लॉरेंस फ्रॉम यूके. यूएसएसआर के थे रोमन रुडांको एंड मेजर जनरल लोना निकिचेंको. राइट. सो देयर वर प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस फ्रॉम वेरियस नेशंस. अब क्या हुआ, जो कोर्ट थी इट वाज एस्टेब्लिश्ड एट न्यूरेमबर्ग. कोर्ट न्यूरेमबर्ग में एस्टेब्लिश हुई. वाई वाई न्यूरेमबर्ग. वाई न्यूरेमबर्ग. देयर वर 2 रीजंस. सबसे पहले कि इट वाज लार्ज इनफ, स्पेशियस थी वो, इट वाज स्पेशियस. सेकेंडली, इट वाज अ सिंबॉलिक साइट. सिंबॉलिक साइट थी किसकी, नाजी पार्टी रैलीज की. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दे हैव चूजन न्यूरेमबर्ग. राइट. दूसरी थी इंडिक्टमेंट. अगर हम इंडिक्टमेंट की बात करें, जैसे हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, जो इंडिक्टमेंट्स हुई वो 18 अक्टूबर 1945 को हुई. 22 डिफेंडेंट्स थे इस केस में, या 22 मेजर नाजी डिफेंडेंट्स थे. ठीक है. जिनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए थे. 4 ऑफेंसेस के लिए हुए थे. कॉन्स्पायरेसी फॉर criminal planning, then crime against peace, war crimes and crime against humanity. ठीक है. इसमें बहुत सारे लीडर्स जो थे उन्हें इंडिक्ट किया गया, पनिश किया गया. एंड इवन सेवरल कमिटेड सुसाइड. कईयों ने तो इवन सुसाइड भी कमिट कर ली बिफोर बीइंग ट्रायल, बिफोर द ट्रायल. ठीक है. और सम ऑफ देम वर हिटलर, हिमलर, गॉबेलिस. ठीक है. इन सभी ने बिफोर द ट्रायल दे कमिटेड द सुसाइड एंड मेनी ऑफ देम हु वर ट्राइड लेटर ऑन. ठीक है. देन कम्स कि इस ट्रायल का स्ट्रक्चर क्या था. ठीक है. व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रायल. व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रायल. सो ये जो ट्रायल था ये कब शुरू हुआ, 20 नवंबर 1945 को शुरू हुआ और कब तक चला, 1 अक्टूबर 1946 तक चला. ठीक है. ऑलमोस्ट अराउंड 1 ईयर के लिए. दूसरा, इसमें ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती थी. ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती थी विद एविडेंस. विद एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, फिल्म्स हैं, टेस्टिमनीज हैं. ठीक है. ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स चली. थर्डली, जो ट्राइब्यूनल थे इट हैज recognized राइट टू काउंसिल. जो दोज हु वर प्रोसिक्यूटेड, द परपेट्रेटर्स, उन्हें राइट टू काउंसिल दिया गया, राइट टू रिप्रेजेंटेशन दी, क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट्स दिए. फोर्थ था, जो जजेस थे उन्होंने सिविल लॉ भी फॉलो किया और कॉमन लॉ भी फॉलो किया.
ठीक है। अब इन्होंने जो अपने डिफेंसेस दिए थे दे वर ऑल कंडेम्ड बाय द कोर्ट। ठीक है। और एविडेंस जो उन्होंने प्रेजेंट किए थे। ठीक है। अब किस किस तरह के एविडेंसेस उन्होंने प्रेजेंट किए? उन्होंने अराउंड 3000 टन्स ऑफ जो थे डॉक्यूमेंट सीज किए। ठीक है। और नाजी प्लान पे उन्होंने एक पर्टिकुलर फिल्म बनाई दैट वाज शोन इन द कोर्ट। कई टेस्टिमनीज ली जो सर्वाइवर्स थे उन ऑफेंसेस के, कंसंट्रेशन कैंप्स के। ठीक है। मैसेकर्स के एविडेंसेस दिए गए। ठीक है। और प्रोसीजरल इनोवेशंस की बात की जाए तो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ प्रोसीजर इस पे अप्लाई होते थे। किस तरह का प्रोसीजर अप्लाई होता था? इंटरनेशनल रूल्स ऑफ प्रोसीजर अप्लाई होते थे। ठीक है। इट वाज देयर वाज नो जूरी, देयर वाज नो जूरी। ठीक है। इन ऑफेंसेस को किसी जूरी ने नहीं सुना। दे वर प्रोफेशनल जजेस इन द ट्राइब्यूनल। ठीक है। जिन्होंने डिसाइड किया केसेस को, वर्डिक्ट्स प्रोनाउंस किए। राइट। एंड राइट टू अपील, राइट टू अपील भी पार्टीज को नहीं दिया गया। ठीक है। फाइनैलिटी कि जो भी डिसीजन न्यूरेमबर्ग आईएमटी ने पास किया है वो डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है। ऑफिशियल ट्रांसलेशन सिस्टम वाज देयर साइमल्टेनियसली। 4 लैंग्वेजेस में इसे इंटरप्रेट भी किया जा रहा था जो जो डिसीजंस आ रहे थे कोर्ट के। ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसीजर, एविडेंस एंड ट्रायल। अब कौन कौन से लीगल प्रिंसिपल्स या जजमेंट्स जो थी वो इसमें दी गई न्यूरेमबर्ग आईएमटी के डिसीजन से? What were the legal principles that were upheld in the judgment? कौन कौन से लीगल प्रिंसिपल्स दिए गए? नंबर वन वॉज क्राइम अगेंस्ट पीस। क्राइम अगेंस्ट पीस या एग्रेशन, उसे सुप्रीम इंटरनेशनल क्राइम डिक्लेयर किया, सुप्रीम इंटरनेशनल क्राइम डिक्लेयर किया। एंड इट वाज डिक्लेयर्ड बाय जस्टिस जैक्सन। ठीक है। दूसरा, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसे इट वाज डिफाइंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली बार क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डिफाइन किया गया। ठीक है। थर्ड, दे रिजेक्टेड इम्यूनिटी। किसी भी तरीके की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी कंट्री के लीडर हो या हेड ऑफ द स्टेट हो, फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ, रिजेक्शन ऑफ सुपीरियर ऑर्डर्स। दे रिजेक्टेड द सुपीरियर ऑर्डर्स कि ऑर्डर चाहे हिटलर का था, इट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। सो ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये अपहेल्ड किए गए जजमेंट्स में। ठीक है। और इसका क्या क्या क्रिटिसिजम्स हुआ? ठीक है। अगर हम इसके क्रिटिसिजम्स की बात करें तो सबसे पहला था विक्टर्स जस्टिस। ठीक है। विक्टर्स जस्टिस का मतलब क्या है? दैट यू आर ओनली पनिशिंग दोज हु बिलोंग टू द एक्सेस पावर्स। सिर्फ एक्सेस पावर्स को अप्लाई हो रहा है, एलाइड पावर्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये एक पार्शियल सिस्टम है, पार्शियल सिस्टम है। ठीक है। सेकेंड वॉज रेट्रोएक्टिविटी। रेट्रोएक्टिविटी का मतलब होता है कि एग्रेशन, ह्यूमैनिटी जैसे क्राइम्स जो हैं वो 1939 से प्रायर, 1939 से पहले अप्लाई नहीं होते थे। ठीक है। और तीसरी चीज इसमें आती है सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन का मतलब है सोवियत क्राइम्स वर इग्नोर्ड। ठीक है। सोवियत यूनियन ने जो ऑफेंसेस किए, क्राइम कमिट किए, एट्रोसिटीज किए लोगों के अगेंस्ट, इस चीजों को इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है। और इससे न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स का क्या इफेक्ट हुआ? तीन चीजें इफेक्ट में आती हैं। ठीक है। नंबर वन आती है इसमें कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल से इंस्पायर होके यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन बनी, जेनोसाइड कन्वेंशन बनी। दूसरा, द जिनेवा कन्वेंशन। ठीक है। ये 1948 में बनी, ये 1949 में बनी। और दूसरा था इन्होंने आईसीटीआर 1994 में, आईसीटीवाई इन 1993 एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में एस्टेब्लिश की। तीसरा था इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल।
एक परमानेंट प्रिंसिपल बन गया। सो ये इफेक्ट था न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल का। ठीक है। आई होप न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल से रिलेटेड आपको सारी चीजें अच्छी तरह समझ आ गई हैं। ठीक है। नाउ आई थिंक वी शुड बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक कि जो लीगल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे आई थिंक वो हम आगे जाके उसे पढ़ लेंगे। लेट्स read the establishment. So the London Charter, allied powers signed the agreement establishing IMT, defining its jurisdiction and the crimes it would prosecute. It consisted of the four allied powers who formed the tribunal: USA, Chief Prosecutor was Robert Jackson; UK, Sir Charles Chokros; and the Soviet Union, Roman Rudenko; and for France, it was Francois de Menthon, each providing for the judges and the prosecutors. So there were four powers, right? Then place of justice, where was it established? It was Nuremberg. Why it was chosen as the venue? Because it was a place of Nazi rallies. Secondly, they wanted to build it a largely intact after the war, providing a suitable one for the historic proceeding. मतलब it was spacious. That is why Nuremberg को choose किया गया. Next was Nuremberg trial process and the key defendants. So trial process procedure कैसे हुआ? It featured unprecedented open court proceedings चली. 3,000 documents का evidence provide किया गया. All 22 defendants received counsel. इन सबको मतलब fair trial मिला with full right to cross examination. Multiple legal traditions were harmonized. UK, US, common law, French. मतलब हर किसी ने अपनी बात रखी. किसी ने कहा कि fair trial होना चाहिए. किसी ने कहा हमें पॉलिटिकली बेस्ड कंट्रीज को चूज करना चाहिए, हम किस सीक्वेंस वाइज उनको प्रोसिक्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने अट्रॉसिटीज की हैं। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश हुए। फिर की डिफेंडेंट्स और चार्जेस 22 मेजर नाजी लीडर्स को वहां पे प्रोसिक्यूट किया गया, इंक्लूडिंग हर्मन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, जोआचिम वॉन रिबेनट्रूप, विल्हेम कीटल, एल्बर्ट स्पीयर, और सभी ने दे फेस द 4 काउंट इंडिक्टमेंट। जो जो ऑफेंसेस किए उन्हें 4 तरीके के ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया गया: कॉन्स्पिरेसी, क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब इसमें की जजमेंट्स और लीगल प्रिंसिपल्स क्या दिए गए? लैंडमार्क जजमेंट, आउट ऑफ 22 डिफेंडेंट्स में से जो 12 डिफेंडेंट्स थे दे वर सेंटेंस टू डेथ, डेथ बाय हैंगिंग। ठीक है। 22 डिफेंडेंट्स में से 12 को दे वर सेंटेंस टू डेथ, डेथ सेंटेंस दिया गया। ठीक है। and 7 received prison sentences from 10 year to life imprisonment and 3 were acquitted. ठीक है। और 3 को उसमें से छोड़ दिया गया। So the tribunal established that planning and waging aggressive war was a supreme international crime, that I've already told you कि जो crime against peace है ये supreme international crime है। ठीक है। तो crime against peace नहीं, it is the crime against humanity. Right. दूसरा था रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल डिफेंसेस। अब जितने भी इन्होंने डिफेंसेस दिए डिफेंडेंट्स थे, इन्होंने बोला कि हमने सुपीरियर अथॉरिटी के अंदर काम किया या कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन सभी चीजों को जो न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल थी उन्होंने रिजेक्ट किया, हम नहीं मानते ये डिफेंसेस को। ठीक है। एंड हेड ऑफ द स्टेट इम्यूनिटी एज कंप्लीट डिफेंसेस वाज रिजेक्टेड। These revolutionary principles established कि जो individuals हैं at all the levels they could be held personally accountable for violating the international law. So it upheld the individual criminal responsibility. It was upheld. Right. Next comes अब न्यूरेमबर्ग के क्या लीगल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, क्या क्रिटिसिजम्स रहे? लीगल कंट्रीब्यूशन ये रहे कि इन्होंने कोडिफाई किया कोर इंटरनेशनल क्राइम्स को और रिकॉग्नाइज किया इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और रिजेक्ट किया कि हम कोई भी इम्यूनिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। कोई भी सुपीरियर ऑर्डर का डिफेंस ले लो, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दोज डिफेंसेस। एंड दे एस्टेब्लिश द प्रोसीजरल स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रायल्स। इंटरनेशनली जो ट्रायल्स होंगे उसके लिए सबसे पहले इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रोसीजर बताया कि अगर इंटरनेशनली कोई भी ऑफेंसेस को ट्राई किया जाएगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से वो फॉलो किया जाएगा। राइट। किसी भी तरह की ज्यूरी ने इन केसेस को सुना नहीं, सिर्फ इन केसेस को जो एक्सपीरियंस्ड जजेस थे, प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने वर्डिक्ट प्रोनाउंस की। अब इसका इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट क्या रहा? इसने इंस्पायर किया, जेनोसाइड कन्वेंशन बनी 1948 में, फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूडीएचआर बनी 1948 में,
जिनेवा कन्वेंशन बनी 1949 में, और लेटर आईसीटी और आईसीटी आईसीसी एस्टेब्लिश हुए। ठीक है। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या थे? विक्टर्स जस्टिस, सिर्फ एलाइड पावर्स को ट्राई किया जा रहा था। ठीक है। रेट्रोएक्टिविटी कंसर्न्स, नल्लम क्रिमन सेने लेगे, उस प्रिंसिपल को अपहोल्ड नहीं किया गया। ठीक है। रेट्रोएक्टिविटी रेट्रोएक्टिवली जो ऑफेंसेस थे उनको ट्राई किया जा रहा था। ठीक है। सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन की जा रही थी, लिमिटेड स्कोप था। ठीक है। सिर्फ 22 डिफेंडेंट्स को ट्राई किया गया। पॉलिटिकली बाइस्ड था। ठीक है। जैसे सोवरन पार्टिसिपेशन की, सोवरन जो सोवियत यूनियन है उन्होंने भी तो बहुत सारे ऑफेंसेस किए हैं, उन्हें क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा? सो इट वाज पॉलिटिकली बाइस्ड आल्सो। दीज वर सम ऑफ द contributions and criticisms of Nuremberg trial. Then comes the Tokyo trial. अब लेट्स सी कि टोक्यो ट्रायल ने किस तरह से काम किया। जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो हम पढ़ चुके हैं न्यूरेमबर्ग के बारे में सब कुछ। अब इसकी लेगेसी कहाँ से आई? टोक्यो ट्रायल एस्टेब्लिश क्यों हुए? क्योंकि ऑलरेडी पहले न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हो चुके थे। अब बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए वो टोक्यो ट्रायल एस्टेब्लिश करने के लिए। तो 1946 में, अगर हम टोक्यो ट्रायल की बात करें, तो 1946 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड किया जो कि न्यूरेमबर्ग आईएमटी में लेट डाउन किए गए थे। ठीक है। जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, उन्होंने 1950 में लिस्ट किए। दिस वाज इंटरनेशनल लॉ कमीशन। इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने 1950 में लिस्ट किए 7 न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल्स। 7 न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपहोल्ड किया इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने 1950 में। और वो क्या क्या थे? सबसे पहले, कौन कौन से क्राइम्स जो हैं वो पनिशेबल होंगे। ठीक है। कौन कौन से क्राइम पनिशेबल होंगे अंडर इंटरनेशनल लॉ। सेकेंडली, कौन कौन से केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इट वुड बी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट लॉ। ठीक है। आपकी कंट्री में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, नहीं जा रहा है, पर अगर आपने इनमें से कोई ऑफेंस किया है तो आप इंटरनेशनली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, इंटरनेशनली उस ऑफेंस के लिए इंडिविजुअली लाइबल होगे। ठीक है। थर्ड है ऑफिशियल पोजीशन, नो डिफेंस, सुपीरियर ऑर्डर्स, नो डिफेंस, फेयर ट्रायल आपको गारंटी किया जाएगा। ठीक है। और उन्होंने किन किन क्राइम्स को एस्टेब्लिश किए? क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है। एंड लास्ट was complicity was also punishable. राइट। अब ये जो प्रिंसिपल्स थे, दे बिकेम द बैकबोन। ये जो प्रिंसिपल्स थे, ये न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल के टाइम पे लेट डाउन किए गए थे, ये बैकबोन बन गए। ठीक है। किसके? इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के। ठीक है। दूसरी चीज आती है कस्टमरी, मतलब ये बेसिस फॉर्म हो रहा है अभी कि किस बेसिस पे टोक्यो ट्राइब्यूनल से एस्टेब्लिश की गई। दूसरी चीज है कि कस्टमरी कस्टमरी लॉ स्टेटस, कस्टमरी लॉ स्टेटस। अब इसका मतलब क्या है? जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल की जजमेंट्स थी, उन्होंने हेल्प किया एलिवेट करने के लिए क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इनटू कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। जो आईएमटी की जजमेंट्स थी, वो एक क्या बन गई? वो एक बेसिस बन गई, एक कस्टम की तरह फॉलो होने लग गई। ठीक है। उन्होंने क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन को, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को, वॉर क्राइम्स को क्या मानना शुरू कर दिया? कस्टम इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। दूसरा था, जो पार्टीज थी, स्टेट पार्टीज थी,
वो किसी ऑफेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिर्फ ट्रीटीज पे ही डिपेंडेंट नहीं थी। दे वर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द ट्रीटीज। अब उन्हें लगने लग गया कि अगर ये कस्टम बन चुका है तो अगर ये ऑफेंस, ये एक्ट दोबारा होता है तो इट वुड बी काउंटेड एज एन ऑफेंस नाउ। ठीक है, दिस वॉज द, लेट मी सी, दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि ह्यूमन राइट्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इन्फ्लुएंस। अब इसने हमारे ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। किसने? न्यूरेमबर्ग आईएमटी ने। कैसे किया? इससे इंस्पायर होके, न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल से, न्यूरेमबर्ग ट्रायल से इंस्पायर होके हमने अडॉप्ट किया क्या? हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में। सेकेंडली, हमने कंट्रीब्यूट किया टू द रिकॉग्निशन ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड को एक इंटरनेशनल क्राइम, एक डिस्टिंक्ट क्राइम रिकॉग्नाइज किया गया। किसके अंडर? जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। थर्ड, हमने ह्यूमैनिटेरियन लॉ के लिए, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को एनकरेज किया, जिसके बेसिस पे हमारी जेनेवा कन्वेंशन बनी। जेनेवा कन्वेंशन बनी 1949 में। ठीक है, अब बात होती है इसकी इंस्टीट्यूशनल लेगेसी के बारे में। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट हुए ट्रायल? न्यूरेमबर्ग ट्रायल के बाद देखो, सबसे पहले थे subsequent trials. There was a control council law number 10. इसके अकॉर्डिंगली आईएमटी के बाद, न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल के बाद यूएस ने 12 सब्सीक्वेंट न्यूरेमबर्ग ट्रायल होल्ड किए। ठीक है, किस किस के अगेंस्ट? बहुत सारे डॉक्टर्स थे, जजेस थे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे। ठीक है, उनके अगेंस्ट। और इट हेल्ड वाइड स्प्रेड वाइडन्ड अकाउंटेबिलिटी बियॉन्ड द टॉप पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, कि चाहे आप कितने भी टॉप पॉलिटिकल लीडर्स ही क्यों ना हो, आप अकाउंटेबल होगे उन ऑफेंसेस के करने के लिए। ठीक है, सो ये पहली चीज। अब दूसरा था एडहॉक ट्राइब्यूनल्स बने। ठीक है, एडहॉक ट्राइब्यूनल्स बने। एडहॉक ट्राइब्यूनल्स मतलब न्यूरेमबर्ग से इंस्पायर होके, न्यूरेमबर्ग से इंस्पायर होके आईसीटीवाई और आईसीटीआर एस्टेब्लिश हुए। दैट वाज इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा 1993 एंड 1994 में एस्टेब्लिश हुए। और दोनों ट्राइब्यूनल्स की फाउंडेशन न्यूरेमबर्ग ट्रायल थी। ठीक है, चौथी चीज यहाँ पे थी कि परमानेंट आईसीसी स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, रोम स्टेट्यूट के वजह से, रोम स्टेट्यूट आया, रोम स्टेट्यूट के आने पे 1998 के बाद आईसीसी एस्टेब्लिश हुआ, जिसे कि न्यूरेमबर्ग का डिसेंडेंट माना गया। ठीक है, सो वेरियस प्रेसिडेंट्स वर हेल्ड लाइक रिजेक्टिंग इम्यूनिटी, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आईसीसी के स्टेट्यूट में रिकॉग्नाइज भी किए जाने लगे इसके प्रिंसिपल। तो ये सबसे पहला ट्रायल था न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल, जिसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया फर्दर इंटरनेशनल क्राइम्स को ट्राई करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लेगेसी। I think it is the fifth point. Just let me confirm. Yeah, it is the fifth point. अब ये है कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन थी, इंटरनेशनल क्राइम्स को पनिश करने के लिए जो इंटरनेशनल कॉपरेशन थी, इज पॉसिबल इवन अमंग दी वॉर टाइम अलाइज। ठीक है, और इसने एक प्रीसिडेंट सेट किया। इसकी पॉलिटिकल लेगेसी क्या रही? पॉलिटिकल लेगेसी वाज कि इट हैज ensured इंटरनेशनल कोऑपरेशन पॉसिबल हुई। दूसरा, इसने एक प्रीसिडेंट सेट किया कि जो इंटरनेशनल लॉ है, इट कैन कंस्ट्रेन द स्टेट सॉवरेनिटी इन ट्रस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि स्टेट सॉवरेनिटी को कंस्ट्रेन भी किया जा सकता है, इनको रोका भी जा सकता है। ये नहीं है कि आपके हेड ऑफ द स्टेट है, आपके ऑफिसर्स हैं, कुछ भी करेंगे आपके साथ। ह्यूमैनिटी के लिए अगर वो गलत है तो उन पर्सन को भी ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, और थर्ड थिंग वाज कि जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी, उसने लिमिट किया इमीडिएट फॉलो अप, बट बाय 1990s जो न्यूरमबर्ग लेगेसी थी, इट री इमर्ज इन द ट्रांजिशनल जस्टिस। सो this was some of the political how politically it affected न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल ने किस तरह से पॉलिटिकली अफेक्ट किया हमारे ग्लोबल एरिना को। ठीक है,
फिर आती है बात सिंबॉलिक लेगेसी। अगर हम सिंबॉलिक लेगेसी की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूरेमबर्ग थी वो एक सिंबल ऑफ जस्टिस बन गई। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ जस्टिस आफ्टर एट्रोसिटी। सिंबल ऑफ जस्टिस आफ्टर एट्रोसिटी। ठीक है। हॉलोकास्ट, हॉलोकॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन। इट प्रिजर्व्ड ट्रूथ फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तीसरा, इसने इंस्पायर किया ह्यूमन राइट मूवमेंट को एंड नेवर अगेन कमिटमेंट किया ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ठीक है, जो अभी तक ये अट्रॉसिटीज हुई हैं। और चौथा, इसने एक एजुकेशनल इसने एक एजुकेशनल टूल की तरह काम किया कि ये इट वाज टॉट इन लॉ स्कूल्स, इट वाज साइटेड इन द यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट एंड इससे एक्टिविज्म आया। ठीक है। सो इस तरह से न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल ने एक इफेक्टिव मतलब एक इम्पैक्ट क्रिएट किया आने वाली जनरेशन्स के लिए। ठीक है। नाउ अगर हम इसकी इस्टेब्लिश पढ़ें टोक्यो ट्राइब्यूनल की, तो अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई टोक्यो ट्राइब्यूनल की। देखो, आफ्टर यूरोप, यूरोप के बाद एशिया पे अटेंशन आया। ठीक है। यूरोप में था न्यूरेमबर्ग, वहां से अब एशिया पे फोकस आया। अब एशिया में क्या हुआ, एशिया में एक टोक्यो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश की गई फॉर द फार ईस्ट। दिस वाज इट्स फुल नेम, टोक्यो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट। ठीक है। अब इसे टोक्यो ट्रायल्स भी कहा जाता था, ऑल्सो नोन एज टोक्यो ट्रायल्स। ठीक है। इसे प्रोसिक्यूट किया उन जापानीज लीडर्स को फॉर कमिटिंग द वॉर क्राइम्स इन द पैसिफिक थिएटर। राइट। दे prosecuted the Japanese leaders for the war crimes in the Pacific theater. ठीक है। एंड व्हाट वाज इट्स हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, जो जापानीज मिलिटरिज्म थी, जापान की जो मिलिट्री थी, इट लेड टू इन्वेजन ऑफ, उसने एक पर्टिकुलर एरिया था। लेट मी जॉट डाउन द पॉइंट फॉर यू। हिस्ट्री क्या थी इसकी। सबसे पहला, जो जापान की मिलिट्री थी, इट हैज लेड टू थ्री थिंग्स। नंबर वन, देयर वाज अ कंट्री मैंचूरिया, उसको इन्वेड किया 1931 में। दूसरा, फुल स्केल वॉर, फुल स्केल वॉर की किसके साथ, चाइना के साथ 1937 में। एंड इट लेड टू अ नंबर ऑफ मैसेकर, जिसे हम नैनकिंग मैसाकेर बोल सकते हैं। तीसरा, पैसिफिक, क्या हुआ, पैसिफिक एक्सपेंशन। पैसिफिक एक्सपेंशन हुआ 1941 में पर्ल हार्बर पे। ठीक है, पर्ल हार्बर पे। ठीक है। दूसरा था कि 1945 में, 1945 में एट्रोसिटीज में क्या क्या हुआ, किस तरह की एट्रोसिटीज, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द एट्रोसिटीज। सबसे पहले देयर वाज मैसेकर। ठीक है। फोर्स्ड लेबर, मिसट्रीटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। ठीक है। डेथ मार्च हो रहे थे, मिसट्रीटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। ठीक है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर हुई उस टाइम पे। ठीक है। और फाइनली 1945 में, 1945 में आफ्टर सरेंडर, आफ्टर सरेंडर अलाइज पावर रिजॉल्व टू होल्ड जापान लीडर्स अकाउंटेबल। जो अलाइड पावर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी जापानीज लीडर्स हैं जो इन्होंने एट्रोसिटीज की हैं, वी वुड होल्ड देम अकाउंटेबल। ठीक है। अब क्या हुआ, अनलाइक न्यूरेमबर्ग, इसका लीगल बेसिस कैसे बना।
अनलाइक न्यूरेमबर्ग, जो टोक्यो ट्राइब्यूनल थी, इट वाज क्रिएटेड बाय स्पेशल प्रोक्लेमेशन। ठीक है, जो न्यूरेमबर्ग थी वो किसी स्पेशल प्रोक्लेमेशन से नहीं बनी थी, पर जो टोक्यो ट्राइब्यूनल थी, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ अ स्पेशल प्रोक्लेमेशन। स्पेशल प्रोक्लेमेशन से बनी। उस प्रोक्लेमेशन का क्या नाम था? जनरल डॉगलस मैक अर्थर ने, जो सुप्रीम कमांडर थे, देयर वाज जनरल डॉगलस मैक अर्थर। ठीक है, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इशू की जिसका नाम था स्पेशल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1946। ये सुप्रीम कमांडर थे, ये सुप्रीम कमांडर थे अलाइड पावर्स के, जिसे SCAP भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने प्रोक्लेमेशन 1946 में इशू की। और दूसरा था, और इस प्रोक्लेमेशन से उन्होंने एस्टेब्लिश की गई इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट, IIMTFE। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो चार्टर था, एक फाइनल चार्टर था जो हमारा चार्टर ऑफ IMTFE, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट, वो किस पे बेस्ड था? It was modeled on the London Charter, but there were some differences. कुछ differences थे उसमें। अब इसमें तीन तरह के क्राइम्स को रिकॉग्नाइज किया, तीन तरह के क्राइम्स को रिकॉग्नाइज किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास सी। क्लास ए क्राइम्स थे क्राइम अगेंस्ट पीस, क्लास बी वाज कन्वेंशनल वॉर क्राइम्स, एंड क्लास थी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। राइट, और इनकी jurisdiction किन पे थी? उन लीडर्स पे who were accused of conspiracy to wage aggressive war। ठीक है, इसकी jurisdiction किन पे थी? उन सभी लीडर्स पे जिन्होंने कॉन्स्पायरेसी की थी टू कमिट दी वॉर क्राइम्स। ठीक है, अब आता है इस टोक्यो ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन कैसे हुआ। अब इसमें 11 जजेस थे, अगेन अलाइड नेशंस के ही जजेस थे। ठीक है, फ्रॉम US, UK, USSR, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नेदरलैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस। ठीक है, और इसके चीफ प्रोसिक्यूटर कौन थे? हु वर इट्स चीफ प्रोसिक्यूटर? इट वाज जोसेफ कीनन, हु वाज फ्रॉम USA। ये इसके चीफ प्रोसिक्यूटर थे, और इसके प्रेसिडेंट थे सर विलियम वेब, सर विलियम वेब, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, अब कितनी इंडिक्टमेंट्स की गई, कितने कितने लोगों के खिलाफ, मतलब यहाँ पे चार्जेस फ्रेम किए गए, फॉर्मल एक्यूजेशंस लगाई गई। देयर वर 28 डिफेंडेंट्स, 28 डिफेंडेंट्स, जिसमें देयर वाज हिडेकी टोजो, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर जनरल। Secondly, there was Koki Hirota, who was the foreign minister. Then there was General Matsui Iwane, he was the commander of Nanking. And fourth, there was Hiroshima Oshima। ठीक है, ये मेजर लीडर्स थे जिनके, जो कि आपको इजीली किसी भी सोर्स से, गूगल से आपको आराम से मिल जाएंगे। देन इनके अगेंस्ट चार्जेस किन ऑफेंसेस के लिए फ्रेम किए गए? चार्जेस फॉर 4 offenses। One was conspiracy, second was aggression, third was war crimes, fourth was humanity। राइट, अब इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स चली वो कैसे चली? इनका ट्रायल स्टार्ट हुआ था 3 मई 1946 को, एंड इट कैरीड ऑन टिल 12 नवंबर 1948। ठीक है, इसमें 400 विटनेसेस थी,
ठीक है। 30,000 डॉक्यूमेंट्स एज जो एविडेंसेस थे वो रिकॉर्ड किए गए। ठीक है। डिफेंस लॉयर्स ने अगेन आर्ग्यू किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेट्रोएक्टिविटी, ठीक है, अप्लाई नहीं हो सकते। एंड मतलब यू ऑल्सो वाला प्रिंसिपल भी लगा, कल्चरल रिलेटिविज्म का भी प्रिंसिपल लगा। ठीक है। और ट्राइब्यूनल ने अगेन ये जितने भी डिफेंसेस थे उनको रिजेक्ट किया। ठीक है। और न्यूरेमबर्ग की रीजनिंग को ही आगे फॉलो किया। ठीक है। अब आता है कि इसके इंडिक्टमेंट्स और इसका प्रोसीजर किस तरह से चला टोक्यो ट्राइब्यूनल का। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि जो इसकी इंडिक्टमेंट्स हुई थी वो 29 अप्रैल 1946 से शुरू हुई थी और इन्होंने 28 लीडर्स को इंडिक्ट किया था। देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस जिसके लिए चार्जेस फ्रेम हुए थे। ठीक है। क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। ठीक है। और अनलाइक न्यूरेमबर्ग जो टोक्यो इंडिक्टमेंट्स थी उन्होंने एम्फेसाइज किया। ठीक है। इन्होंने एम्फेसाइज किया कॉन्स्पायरेसी पे। ठीक है। कॉन्स्पायरेसी टू वेज अग्रेसिव वॉर ऐसी कोर चार्जेस मेनली इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उन्हें चार्ज किया जाता था। ठीक है। अब आते हैं इसके मेजर डिफेंडेंट्स जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देयर वाज हिडेकी टोजो was the prime minister in general. There was Koki Hirota who was the foreign minister. General Matsui Iwane, he was the commander at Nanking. Kenji Dohira, that was a military intelligence officer. Shishiro Itagaki, he was army general, key planner of the Manchurian invasion. Shigenori Togo, who was the foreign minister during the Pearl Harbor, and Hiranamu Kishoro, he was the former prime minister of Japan. Right. अब ये चार्जेस किस किस ऑफेंसेस के लिए थे? कॉन्स्पायरेसी टू वेज एग्रेसिव वॉर, क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है। इसमें लगे मेनली चार्जेस एज टू काउंट 1 चार्जेस। ठीक है। जो कि क्राइम अगेंस्ट मतलब जो वॉर क्राइम्स थे उसकी कॉन्स्पायरेसी के लिए लगे। ठीक है। जो काउंट नंबर 27 to 36 था वो क्राइम अगेंस्ट पीस के लिए लगे। जो काउंट नंबर 37 to 52 था वो वॉर क्राइम्स के लिए लगे। और जो काउंट नंबर 53 to 55 था वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए चार्जेस फ्रेम किए गए। और इसका सेंट्रल फोकस था जापान्स एक्सपेंशनिस्ट वॉर्स इन चाइना एंड द पैसिफिक। तो मेनली जिस एरिया पे इन्होंने जिन वॉर्स के लिए इन्होंने फोकस किया कि कहाँ कहाँ पे ऑफेंसेस हुए हैं वो मेनली चाइना में जो ऑफेंसेस हुए थे और जो पैसिफिक में ऑफेंसेस हुए थे उस पर उन्होंने मेनली फोकस किया। अब इसका ट्रायल प्रोसीजर किस तरह से चला? इसका जो ट्रायल प्रोसीजर था इट स्टार्टेड ऑन 3 मई 1946 एट टोक्यो वॉर मिनिस्ट्री। टोक्यो की वॉर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में जो ट्रायल प्रोसीजर था वो स्टार्ट किया गया। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सर विलियम वेब ने इसको प्रिसाइड ओवर किया। और इसमें जजेस थे ऑफ 11 नेशंस। ठीक है। जिससे कि उन्होंने इंश्योर किया कि देयर इज अ ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन देन दैट ऑफ द न्यूरेमबर्ग, जिसमें सिर्फ 4 जजेस और प्रोसिक्यूटर्स थे। ठीक है। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन थी इट वाज लेड बाय अगेन जोसेफ कीनन। राइट। और इन्होंने डिफेंस लिया। 400 प्लस जापानीज लॉयर्स ने आर्ग्यू किया रेट्रोएक्टिविटी, सॉवरेनिटी एंड यू ऑल्सो वाला प्रिंसिपल, एटॉमिक अटैक्स वगैरह वगैरह। बट उन्होंने इन सभी को जो ट्राइब्यूनल थे उन्होंने इन सभी जो डिफेंसेस थे उन सबको रिजेक्ट किया। ठीक है। और अगर हम इसके एविडेंसेस की बात करें तो इसमें अगेन 30,000 डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सबमिट किए गए थे इन एविडेंस। आई विटनेसेस की मतलब उन्हें टेस्टिफाई किया गया अबाउट द एट्रोसिटीज जो नैंकिंग मैसेकर्स हुए, बटान डेथ मार्च हुआ, फोर्स लेबर, कंफर्ट वुमेन, इन सभी के अगेंस्ट जो थे उनकी टेस्टिमनीज ली गई। ठीक है। टेस्टिमनीज ली गई। और थर्डली फिल्म एविडेंस भी लिए गए। ठीक है। अगेन 4 लैंग्वेजेस में, 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ट्राइब्यूनल जो था अपना जो डिसीजन या वर्डिक्ट था वो प्रोनाउंस किया। ठीक है। अब ये इसका ड्यूरेशन क्या था? कब तक होल्ड की गई ये टोक्यो ट्रायल्स? जो ट्रायल्स थे वो 2 साल तक चले। ठीक है। 1946 मई से लेकर 1948 नवंबर तक। ठीक है।
they were much longer and more complex than that of the न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स, क्योंकि इसके जो जोग्राफिक स्कोप था ऑफेंसेस का, जो ऑफेंसेस थे वो बहुत अलग अलग जगह पे कमिट हुए थे। इसी वजह से ये जो ट्रायल था ये काफी ज्यादा लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स चला। ठीक है। ठीक है। अब आता है कि व्हाट वाज द आउटकम्स, इसकी जजमेंट या इसकी सेंटेंसेस कैसा हुई। ठीक है। जो वर्डिक्ट था जो वर्डिक्ट था वो डिलीवर हुआ था, इसका डिसीजन आया था 12 नवंबर 1948 को। ठीक है। 28 डिफेंडेंट्स थे टोटल। ठीक है। 28 डिफेंडेंट्स को प्रोसिक्यूट किया गया था। जो 7 थे उन्हें दे वर हैंग टू डेथ। 16 were sentenced to life imprisonment. 2 were sentenced to prison terms. ठीक है। 2 died during the trial and 1 was declared as unfit, कि ये person जो है he is unfit to stand the trial, right? So this was all about the टोक्यो ट्रायल। ठीक है। अब इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या रही, इसमें कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को होल्ड किया। ठीक है। दूसरा इसमें सिविलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि डिप्लोमैट्स को भी जो है वो पनिश किया जा सकता है फॉर द ओमिशंस। थर्ड, एग्रेसिव वॉर के प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया। ठीक है। कि दे रीअफर्म्ड एज पनिशेबल क्राइम। ठीक है। एग्रेसिव वॉर को भी एज अ क्राइम रिकॉग्नाइज किया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी अप्लाई हुई, बट इट वाज लेस सेंट्रल देन दैट ऑफ न्यूरेमबर्ग। न्यूरेमबर्ग में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे बहुत एम्फेसिस ले डाउन किया गया था, जो कि टोक्यो ट्राइब्यूनल में इतना नहीं किया गया था। अब जो टोक्यो ट्रायल्स थी इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे। ठीक है। व्हाट वर द क्रिटिसिजम्स? सबसे पहले एम्परर हिरोहितो इम्यूनिटी। एम्परर हिरोहितो इम्यूनिटी, इसका मतलब क्या है? एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था कि हमारा जो एम्परर है उसे इंडिक्ट नहीं करना चाहिए, उस पर चार्जेस फ्रेम नहीं किए जाने चाहिए, उसे पनिश नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि यूएस के उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे अपने। ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पे विक्टर जस्टिस, मतलब अगेन हमें आप कर रहे हो बीइंग एन एक्सिस पावर, आप हमें तो ट्राई करा रहे हो, बट व्हाट अबाउट द atrocities that you have committed? So they put allegations upon the allied powers. Third is the due process issues. ड्यू प्रोसेस इश्यूज क्या थे इसमें? कि कुछ जजेस जो थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसेंट अपना एक्सप्रेस किया। दे कंडेम द ट्रायल एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उन्होंने कहा कि देयर इज नो सेंस इन होल्डिंग दिस ट्रायल बिकॉज इट इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द अलाइड पावर्स पर सी, राइट? सो एक इसका जो टोक्यो ट्रायल्स था इसका एक नोटेबल डिसेंट was from India also. इंडिया ने भी इसका एक नोटेबल डिसेंट किया था। कैसे? कि उन्होंने आर्ग्यू किया दैट एंटायर ट्रायल वाज इलेजिटिमेट क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। ठीक है। एक तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो पे बेस्ड है पहला। दूसरा उन्होंने बोला कि अगेन कि जो अलाइड पावर्स हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तीसरा कि his descent became famous in Japan as a moral defense, though not legally binding. जो descent था इंडिया का वो it became very famous in Japan as a moral defense, but it was not legally binding. So इसका aftermath क्या हुआ कि जो executions थी 23 दिसंबर, जो executions थी, what was its aftermath? इन ट्रायल्स के होल्ड होने के बाद क्या हुआ कि एग्जीक्यूशंस 23 दिसंबर 1948 में एग्जीक्यूशंस हुई। जिन जिनको जो जो सेंटेंसेस देने थे, इम्प्रिजनमेंट प्रिजन सेंटेंसेस देने थे, वो सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ। दूसरा, जो लीडर्स थे, कई इम्प्रिजन्ड लीडर्स को जिन्हें ऑलरेडी जेल हो चुकी है, उन इम्प्रिजन्ड लीडर्स को माफ कर दिया गया। दे वर पार्डन्ड इन 1950, क्योंकि उस टाइम पे जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी वो शिफ्ट हो चुकी थी। ठीक है। और तीसरा कि जो जापान था, जापान इंटरनेशनल कम्युनिटी में दोबारा से एंटर कर गया। ठीक है। लेकिन जो
टोक्यो ट्राइब्यूनल थी, उसने इसकी एक मिक्स्ड लेगेसी छोड़ दी, मतलब इट वाज नॉट हैविंग दैट powerful position that it tried to that it was having before, right? सो उसके बाद क्या क्या लीगल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे टोक्यो ट्राइब्यूनल के, कि ऑल्दो इट वाज ओवरशैडोड बाय द न्यूरेमबर्ग, जो टोक्यो ट्राइब्यूनल थे उसने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। सबसे पहले दे, व्हाट वाज द लीगल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसकी लीगल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रही? सबसे पहले दे अफर्म्ड क्राइम अगेंस्ट पीस, मतलब कि जो टोक्यो था उन्होंने रीअफर्म किया न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के टाइम पे जो डिसीजन आए थे, उन डिसीजंस को अपहोल्ड किया दोबारा से टोक्यो ट्राइब्यूनल के दौरान। और उन्होंने बोला कि अगेन जो वॉर है उन्हें प्लान करना, वेज करना भी एक ऑफेंस है, ठीक है, अंडर इंटरनेशनल लॉ। दूसरा, कई डिफेंडेंट्स जो थे उन्हें क्लास ए चार्जेस के लिए कन्विक्ट किया गया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो एग्रेशन है ये एक यूरोपियन कंसेप्ट नहीं है, ये एक इसका यूनिवर्सल प्रोहिबिशन है। जो एग्रेशन का ऑफेंस है वो एक यूनिवर्सल प्रोहिबिशन है, चाहे आपने बीइंग अ स्टेट पार्टी उसे इंटरनेशनल प्लेन में रेटिफाई किया है नहीं किया है, पर ये एक यूनिवर्सल प्रोहिबिशन है, सब पे रोक है, कोई भी क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन कमिट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा था दे एक्सपेंडेड द कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने एक्सपैंड किया। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट टोक्यो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थे वो था कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपैंड करना। जैसे द केस ऑफ जनरल मात्सुई इवाने, नैंकिंग मैसेकर के दौरान जो हुआ था, तो ट्राइब्यूनल ने बोला कि जो कमांडर्स हैं दे आर लायबल फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट और पनिश द एट्रोसिटीज व्हिच आर कमिटेड बाय द सबऑर्डिनेट्स, इवन इफ they are not directly ordering those crimes, but because of failure to control those crimes, it upholds the criminal responsibility of those who are ordering, right? So the doctrine became foundational. अब जो ICTR ICTY ट्राइब्यूनल्स बनी तो भी कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस एक्सपेंशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है। तीसरा आता है सिविलियन लीडर की लाइबिलिटी, सिविलियन लीडर्स लाइबिलिटी। कोकी हिरोटा वॉज वन ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स जिन्हें एग्जीक्यूट किया गया था फेलियर टू एक्ट डिस्पाइट नॉलेज ऑफ एट्रोसिटी, कि आपको पता है कि एट्रोसिटीज हो रही हैं पर फिर भी आप उसे रोक नहीं पाए। तो फॉरेन मिनिस्टर देयर वाज वन कोकी हिरोटा, ठीक है, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया, इसके लिए ट्राई किया गया और पनिश किया गया। और ट्राइब्यूनल ने बोला कि जो सिविलियन लीडर्स हैं वो भी क्रिमिनली लायबल हो सकते हैं अगर वो नोइंगली जो टॉलरेंट हैं बन रहे हैं क्राइम्स के लिए। द सिविलियन लीडर्स आर आल्सो क्रिमिनली लायबल इफ दे आर नोइंगली टॉलरेटिंग द क्राइम्स, राइट। और दूसरा आता है इसमें पैसिव कॉम्प्लिसिटी, ठीक है। पैसिव कॉम्प्लिसिटी मतलब आप देख रहे हो सिर्फ, यू आर ओनली वॉचिंग पैसिवली, जो जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं आप उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं उठा रहे हो, तो पैसिव कॉम्प्लिसिटी भी अगर आप कर रहे हो तो भी आप उसके लिए गिल्टी हो, बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग अ लीडर, ठीक है। और चौथा इसमें था देयर वाज रिकॉग्निशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, फिर था रिकग्निशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो कि क्या बोलता है कि टोक्यो ने ये चीज कंफर्म की कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी पनिशेबल है, चाहे उन्हें न्यूरेमबर्ग ट्रायल से कम इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बहुत हीनियस क्राइम्स कमिट हुए थे उस टाइम पे, ठीक है। एंड ये उन एट्रोसिटीज पे भी अप्लाई होते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जैसी नैंकिंग मैसेकर है, ठीक है, स्लेव लेबर है आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ये क्राइम्स को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल कैटेगरी के क्राइम्स है। एक ट्रायल में यूज हुए दूसरे में नहीं हुए इसका ये मतलब नहीं है कि लेस इंपॉर्टेंट है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दीज वर द पर्टिकुलर थिंग्स। और इसके बाद इसके कुछ क्रिटिसिज्म की, किस तरह से इसका एक पॉलिटिकल नेचर था, विक्टर जस्टिस, रेट्रोएक्टिविटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स कम बैक टू दी पीडीएफ। Yeah. So it was created by General Douglas MacArthur's special proclamation that was issued on January 19, 1946, that established the IMT for the Far East
modeled after but distinct from the Nuremberg Charter. More diverse representation with 11 judges from allied nations. ठीक है, अलग अलग नेशन से 11 जजेस थे टोटल। 28 हाई रैंकिंग जापानीज डिफेंडेंट्स को इसमें इंडिक्ट किया गया, उनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए गए, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो, फॉरेन मिनिस्टर कोकी हिरोटा, जनरल मात्सुईवा ने, वाज द कमांडर एट नैनकिंग, और इन्हें चार्ज किया गया क्लास से पीस, क्राइम अगेंस्ट पीस के लिए, क्राइम वॉर क्राइम्स के लिए और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। देन इसकी जजमेंट और सेंटेंसेस क्या थे? 28 डिफेंडेंट्स थे टोटल, 7 वर सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग, ठीक है, 16 रिसीव लाइफ imprisonment, 2 रिसीव लेसर टर्म्स, एग्जीक्यूशन वर कैरिड ऑन फ्रॉम 23 दिसंबर 1948 एंड 2.5 साल ये जो था ट्रायल प्रोसेस टोटल चली। और जो टोक्यो था, इसका लीगल इम्पैक्ट क्या रहा टोक्यो ट्रायल्स का? इसने स्ट्रेंथन किया कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्राइन को, इसका स्कोप एक्सपैंड किया, ठीक है, सिविलियन लाइबिलिटी को एक्सपैंड किया और डाइसेंट इशू किया, आर्ग्यूइंग दैट द एंटायर ट्रायल वाज इलेजिटिमेट बिकॉज ऑफ द रेट्रोएक्टिव लॉ एंड विक्टर जस्टिस कंसर्न। ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म्स थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन कंपेयरिंग न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स। अब इन दोनों ट्रायल्स का कंपैरिजन करते हैं। जो दोनों ट्राइब्यूनल्स थे, दे एस्टेब्लिश द कोर इंटरनेशनल क्राइम, दोनों ने इन क्राइम्स को पनिश किया, क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन, वॉर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और सोवरेन इम्यूनिटी को रिजेक्ट किया कि सोवरेन हो, आप अपनी कंट्री में सोवरेन होगे पर अगर आप नए ऑफेंसेस किए तो आप उसके लिए पनिश भी किए जाओगे। सुपीरियर ऑर्डर्स को, इसके डिफेंस को रिजेक्ट किया दोनों ट्रायल्स में, ठीक है, और उन्होंने अफर्म की इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोनों ने ये क्रिटिसाइज किया एज विक्टर्स जस्टिस प्रिंसिपल कि अगर लाइट पावर्स ये कर रही हैं, उन्हें क्यों नहीं पनिश किया जा रहा, हमें ही क्यों पनिश किया जा रहा है। बट उन्होंने फाउंडेशनल प्रेसिडेंट सेट किए बात की इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स के लिए, जो आईसीटीआर, आईसीटीवाई और आईसीसी थे, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइब्यूनल्स में डिफरेंसेस क्या रहे? जो टोक्यो था, उसके ब्रॉडर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें 11 जजेस थे, ठीक है, न्यूरेमबर्ग में 4 जजेस थे, and it controversially excluded Emperor Hiroto, the featured Justice Pal's famous dissent। तो एक लीडर को इसमें से इम्यूनिटी दे दी गई, ठीक है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबल था, ही वॉज प्रोसिक्यूटेड, पर उसे इससे इम्यूनिटी दे दी गई और उसे रिलीज कर दिया गया, एंड एम्फेसाइज कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर हैवीली। टोक्यो जो था वो 2.5 साल तक चला, ठीक है, जबकि जो अ, हमारा न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल ट्रायल था वो 10 मंथ्स के लिए चला, और स्ट्रॉगर क्रिटिसिज्म फेस की ओवर द सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, किसने? टोक्यो ट्रायल्स ने, ठीक है। सो दिस वाज हाउ बोथ न्यूरेमबर्ग एंड द टोक्यो ट्रायल ट्राइब्यूनल्स, द ट्रायल्स दैट कैरिड ऑन द prosecutions that are being made, the indictments that are being made, ठीक है, these are the main differences between the two। अब legacy and modern impact, from Nuremberg to contemporary International Court of Justice, न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल्स जो थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हमारे रोम स्टेट्यूट को। न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल सबसे पहले ट्रायल जो हुए थे उन्होंने हमारे रोम स्टेट्यूट को अफेक्ट किया, जिसने कि आईसीसी एस्टेब्लिश की, ठीक है, और मॉडर्न प्रोसिक्यूशंस फॉर जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स किए। इस तरह से न्यूरेमबर्ग ट्रायल ने आने वाली कोर्ट्स को अफेक्ट किया, ठीक है, आने वाले जो इंटरनेशनल प्लेन में ऑफेंसेस होंगे उनके लिए एक प्रीसिडेंट सेट किया, ठीक है। जो एडहॉक ट्राइब्यूनल्स थी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा, उन्होंने डायरेक्टली साइट किया एज द न्यूरेमबर्ग प्रेसिडेंट्स इन द लैंडमार्क केसेस। जो पहले के डिसीजंस न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल में दिए गए थे, ट्रायल में दिए गए थे, उसे उनके प्रेसिडेंट्स के उन्हें दिए गए जजमेंट्स को साइट किया गया, उनके बेसिस पे आगे के डिसीजंस दिए गए, एंड दे reinforce the command responsibility and prosecution of the sexual violence as war crime, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस को, सेक्सुअल वायलेंस को वॉर क्राइम से रिकॉग्नाइज किया और कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीएनफोर्स किया, ठीक है। चाहे आप अंडर द पर्सन इज एक्टिंग अंडर द कमांड ऑफ अ पर्टिकुलर सॉवरेन, फिर भी वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा ऑफेंस करने के लिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने टोक्यो और जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हैं उनके बारे में पढ़ा, कि इसका बर्थ कैसे हुआ, हाउ डिड इट ओरिजिनेटेड, इट्स प्रीसिडेंट, पहले न्यूरेमबर्ग से पहले क्या सिस्टम था, कैसे ट्रायल्स हुए, ठीक है, कौन कौन से कमीशंस ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, फिर न्यूरेमबर्ग का आना किस तरह से रेवोल्यूशनरी था,
ठीक है, कौन कौन से लीगल प्रिंसिपल्स इसमें अपहोल्ड किए गए, ठीक है, इसकी ड्यूअल लेगेसी किस तरह से है न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल की, फिर इसकी स्टेब्लिशमेंट, इसकी ट्रायल्स कैसे चले, डिफेंडेंट्स कौन कौन थे, किस तरह से उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया, जजमेंट्स कैसे दी गई, क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स अपहोल्ड किए गए, और इसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस और क्रिटिसिजम्स रही, फिर टोक्यो ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश कैसे हुआ, ठीक है, इसके जजमेंट्स, इसके लीगल इम्पैक्ट क्या रहे, एंड देन वी डिफरेंशिएटेड एंड कंपेयर्ड द न्यूरेमबर्ग एंड द टोक्यो ट्राइब्यूनल्स, एंड देन इसकी लिगेसी और इसका मॉडर्न इम्पैक्ट क्या रहा आने वाली कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल जस्टिस पे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. We'll come with the next video on International Criminal Court, International Criminal Tribunal for Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda in the next lecture. Right? इस लेक्चर के नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और यू कैन काइंडली ज्वाइन मी ऑन माय चैनल. थैंक यू सो मच.